कराची का एक बूढ़ा कैलाश अपने बेटे रवि को रुखसत कर रहा था। रवि को दुबई में नौकरी मिल गई थी। रवि अपनी खूबसूरत बीवी को अपने बाप के पास छोड़कर जा रहा था। कैलाश के चेहरे पर खुशी की झलक नजर आ रही थी। रवि ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ते हुए कहा, पापा तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। कैलाश ने आगे बढ़ते हुए कहा, बेटा बेफिक्र रहो, पिंकी को मैं बहुत प्यार दूंगा। रवि ने अपनी बीवी पिंकी को गले लगाया और गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। अगले दिन जब पिंकी अपने ससुर को चाय दे रही थी, ससुर ने कहा, बहू इधर आओ, मेरे पास बैठो और मेरी बात सुनो। कैलाश ने कहा, बहू मैं खुद को बहुत अकेला और तन्हा महसूस करने लगा हूँ। मैं चाहता हूँ कोई ऐसा हो जो हर वक्त मेरे पास हो, मेरे दिल को बहलाए और मुझे खुश रखे। बहू मैं सोच रहा हूँ कि मैं शादी कर लूँ, मेरी ख्वाहिशों को पूरा करने वाली बीवी मिल जाए। पिंकी ने कहा, ससुर जी आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? मैं हूं ना आपका ख्याल रखने के लिए, आपको खुश रखने के लिए। आप जो कहेंगे मैं करूंगी। ससुर जी आपका हर हुक्म सर आंखों पर है। कैलाश के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। कैलाश उठकर पिंकी के करीब बैठ गया। कैलाश ने पिंकी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है बहू, देखते हैं तुम मुझे खुश रखने के लिए क्या कर सकती हो। पिंकी ने कही, ससुर जी इतनी जल्दी भी क्या है, अब तो हम दोनों इस घर में अकेले हैं। ससुर जी मैं रात को आपको एक खास तहफा दूंगी। पिंकी ने चाय वाले बर्तन उठाए और किचन की तरफ चली गई। कैलाश पिंकी को जाते हुए पीछे से देखकर मुस्कुरा रहा था। कैलाश की नजरें पिंकी पर चिपके से टिकी रहती। जब पिंकी घर में झाड़ू लगाती, कपड़े धो रही होती, कैलाश कहता, बहू काम करते हुए ये दुपट्टा उतार दिया करो ताकि ठीक से काम कर सको। कैलाश की छिपी हुई निगाहें उसे घूरती रहती, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को ताकता हो। एक रात कैलाश अपने कमरे से उठा और आहिस्ता कदमों से पिंकी के कमरे की तरफ बढ़ा। पिंकी आईने के सामने खड़ी अपने बाल संवार रही थी। उसका दुपट्टा कंधे से सरक गया था। अचानक कैलाश के कदमों की आहट सुनकर वो मुड़ी और घबराई हुई आवाज में बोली, ससुर जी क्या हुआ? क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? कैलाश आगे बढ़ा, लेकिन अचानक उसका पांव फिसला, या शायद उसने जानबूझकर गिरने का बहाना किया। उसने पिंकी को अपनी बाहों में ले लिया और दोनों बिस्तर पर गिर गए। पिंकी के दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। वह घबराहट में फौरन उठी और अपना दुपट्टा ठीक करते हुए खड़ी हो गई। उसकी सांस तेजी से चल रही थी, लेकिन वह खुद को संभालते हुए बोली, ससुर जी यह क्या था? कैलाश ने फौरन माफी मांगी, लेकिन उसकी आंखों में वही परासरार चमक अब भी मौजूद थी। माफ करना बहू, मेरा पांव फिसल गया। दरअसल मैं तुमसे अपनी दवाई पूछने आया था कि वह कहाँ रखी है। पिंकी के दिल में एक तूफान सा उठ रहा था। उसने जल्दी से कहा, ससुर जी आप अपने कमरे में जाइए, मैं दवाई लेकर आती हूँ। वह तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। शाम को जब पिंकी अपने शौहर रवि से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, उसकी आवाज में वही पुराना प्यार झलक रहा था। वो रवि को अपनी अदाओं से हंसाती, वीडियो कॉल पर रवि को अपना खूबसूरत बदन दिखाती, बार बार नए नए कपड़े पहनकर उसे दिखाती और मोबाइल पर वीडियो रिकॉर्ड करके भेजती थी। वह हंसते हुए रवि को चूमती और उससे दिल की बातें करती, लेकिन उसे क्या खबर थी कि कैलाश खिड़की के पीछे छिपकर यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में हवस की आग भड़क रही थी और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वह खामोशी से वहां से हट गया, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। अगले दिन जब पिंकी अपने कमरे में मोबाइल पर मशगूल थी, अचानक उसे बाहर से एक औरत की हंसी की आवाज सुनाई दी। वो हैरान हुई और फौरन बाहर निकली। वहां कैलाश एक औरत के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था। पिंकी ने हैरत और गुस्से से पूछा, ससुर जी ये औरत कौन है? कैलाश ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, बहू मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। ये खातून रिश्ते करवाती हैं। मैंने उनसे कहा है कि मेरे लिए कोई अच्छी खूबसूरत बीवी ढूंढती। उसकी आवाज में एक अजीब सी चालाकी थी, जैसे वह जानबूझकर पिंकी को तंग कर रहा हो। पिंकी के दिल में गुस्से की लहर उठी। उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन वह कुछ कहे बिना पलटकर अपने कमरे में चली गई। पिंकी के दिल में एक तूफान उठ रहा था। वह नहीं चाहती थी कि कैलाश दूसरी शादी करे, क्योंकि उसके जहन में कैलाश की बेपनाह जायदाद और दौलत का खौफ था। अगर कैलाश ने शादी कर ली तो सारी दौलत उसकी नई बीवी के नाम हो जाएगी और पिंकी के हाथ खाली रह जाएंगे। इस खौफ ने उसे रात के सन्नाटे में कैलाश के कमरे की तरफ धकेल दिया। वह हाथ में दूध का गिलास लेकर दरवाजा खटखटाती है। कैलाश अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके हाथ में एक पुराना खत और कुछ तस्वीरें थीं, जिन्हें वह गहरी सोच में डूब कर देख रहा था। पिंकी के दरवाजा खटखटाने की आवाज पर उसने फौरन वो खत और तस्वीरें तकिए के नीचे छिपा दी। पिंकी अंदर दाखिल हुई। उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी। ससुर जी आप थक गए होंगे, क्या मैं आपका सर दबा दूं? कैलाश ने खामोशी से सर हिलाया। पिंकी ने अपना दुपट्टा जानबूझकर जमीन पर गिरा दिया और सर दबाते हुए अपना सर कैलाश के सीने पर रख दिया। कैलाश के जिस्म में एक हल्की सी लजिश दौड़ गई। वो घबराते हुए बोला, बहू ये क्या कर रही हो? पिंकी ने अपनी आवाज में एक मधुर सी चालाकी भरते हुए कहा, ससुर जी मैं तो आपका दिल बहला रही हूँ, आपको खुश कर रही हूँ। आप फिक्र न करें, मेरे होते हुए आपको दूसरी शादी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
कैलाश की आंखों में एक अजीब सी चमक पैदा हुई। उसने पिंकी को अपनी बाहों में भर लिया और धीमी आवाज में कहा, बहू, अगर तुम मेरी ख्वाहिशात पूरी करती रहो तो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। मेरी दौलत, मेरी जायदाद सब तुम्हारा होगा। फिर उसने एक लम्हे के लिए रुककर, जैसे कोई खौफ उसे सता रहा हो, कहा, लेकिन बहू, अगर रवि को हमारे इस ताल्लुक के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? पिंकी ने एक रहस्य मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, ससुर जी, उसे कौन बताएगा? वैसे भी वह वहां पता नहीं कब वापस आएगा और उस कंगल के पास है ही क्या? उसके पास तो कुछ भी नहीं। सच्चा प्यार तो वही दे सकता है जिसके पास दौलत हो। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेनियाजी थी जो कैलाश के दिल में एक नई आग भड़का गई। उसने पिंकी को और करीब खींचते हुए कहा, ठीक है बहू, आज रात तुम यहीं मेरे साथ मेरे बिस्तर पर सो जाओ। पिंकी ने कुछ कहे बिना उसके साथ बिस्तर पर लेट गई, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी अंगड़ियां ले रही थी। आधी रात को जब पिंकी गहरी नींद में डूब चुकी थी, कैलाश आहिस्ता से उठा। उसके कदम सन्नाटे में हल्की सी आहट पैदा कर रहे थे। वह सीधा पिंकी के कमरे में गया और वहां की तलाशी लेने लगा। उसकी नजरें तेजी से हर कोने पर दौड़ रही थीं, जैसे वह कोई गहरा राज ढूंढ रहा हो। आखिरकार उसकी नजर अलमारी के ऊपर पड़ी, जहां एक फूलों वाला छोटा सा गुलदान रखा था। कैलाश ने उसे उठाया, उसे हाथ में पकड़कर देखा और उसके चेहरे पर एक खौफनाक इत्मीनान फैल गया। वो खामोशी से वापस अपने कमरे में जाकर सो गया, जैसे उसे कोई बड़ा राज हाथ लग गया हो। दिन भर पिंकी कैलाश को अपनी अदाओं से लुभाती रही। कभी वह उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचती, कभी उसकी गोद में बैठ जाती और कभी अपनी बाहें उसके गले में डालकर मुस्कुराती हुई बातें करती। लेकिन कैलाश अब झिझक रहा था। उसकी नजरें पिंकी से मिलती, लेकिन वह फौरन पलट जाता, जैसे उसके दिल में कोई नया मंसूबा पक रहा हो। पिंकी को उसकी इस सर्द मेहरी से उलझन होने लगी, लेकिन उसने अपनी चालाकी जारी रखी। अगली रात अचानक पिंकी के कमरे से रोने की दर्द भरी आवाजें गूंजने लगीं। ये आवाजें दिल को चीरने वाली थीं। कैलाश, जो अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था, ये आवाजें सुनकर भागता हुआ पिंकी के कमरे की तरफ लपका। उसने दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होते हुए घबराई हुई आवाज में पूछा, बहू, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? खैर तो है? उसकी आवाज में परेशानी थी, जैसे वह जानता है कि यह रोने की वजह कुछ सादा नहीं। पिंकी बिस्तर पर बैठी थी, उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो और तेज आवाज में रोने लगी, जैसे उसका दिल टूटकर बिखर रहा हो। वो हिचकियां लेते हुए बोली, ससुर जी, आपने ये क्या कर दिया? मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है। मैं कहीं की नहीं रही। आपने मेरी इज्जत लूट ली है। उसकी आवाज में दर्द और इल्जाम की थी, जो कैलाश के दिल को छलनी कर गई। कैलाश ने कदम आगे बढ़ाए और पिंकी के पास बैठते हुए कहा, बहू, बताओ तो सही हुआ क्या है? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? पिंकी ने आंसू पोंछते हुए लेकिन और ज्यादा शिद्दत से रोते हुए बोली, ससुर जी, मुझे सुबह से उल्टियां आ रही हैं। मैं हामिला हो गई हूँ और यह सब आपकी वजह से हुआ है। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी? वो फौरन इनकार करते हुए बोला, बहू, यह कैसे हो सकता है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तुम गलत फहमी में हो। उसकी आवाज में दीफा की कोशिश थी, लेकिन पिंकी ने उसे टोकते हुए कहा, लगता है ससुर जी, आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है। रात को आपने अपने कमरे में मेरे साथ वह सब कुछ किया जो एक शौहर अपनी बीवी के साथ करता है, और अब आप मासूम बन रहे हैं। पिंकी की आवाज अब शोर में तब्दील हो गई थी, जैसे वह पूरे मोहल्ले को जगाना चाहती हो। इसके आगे के पार्ट के लिए आप कमेंट में पार्ट 2 लिखें और आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं इसका अगला पार्ट डालूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।